जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है। नमस्कार मित्रों, वरुण आइड मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति चैप्टर को पढ़ेंगे। राष्ट्रपति यानी कार्यपालिका। आप लोगों को विगत चैप्टर में बताया गया है कि कार्यपालिका कौन होता है। तो ध्यान दें कि कार्यपालिका जो होता है उसमें जो व्यक्ति शामिल होते हैं वो कौन कौन होते हैं। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा उनके मंत्री परिषद। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो आपका जवाब होगा राष्ट्रपति। लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाए कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो आपका जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री। क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो राष्ट्रपति। दूसरा क्वेश्चन, कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो प्रधानमंत्री। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति सर्वशक्तिमान है, लेकिन उनके अधिकारों का प्रयोग प्रधानमंत्री जी करते हैं, इसलिए ये वास्तविक कार्यपालिका है। ठीक है, आइए हम जो पॉइंट लिखे हैं उसको समझते हैं। एक नंबर में लिखा है कि संघ की कार्यपालिका का वर्णन भाग 5 में है। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि संघ की कार्यपालिका का वर्णन किस भाग में है, तो भाग 5 में। क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति का वर्णन जो है किस भाग के अंतर्गत है, तो भाग 5 में। रियली में ये जान लीजिएगा कि भाग 5 किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक है। 52 से लेकर 151 तक है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ऐसे भी आए कि राष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में है, सॉरी अनुच्छेद नहीं, अनुच्छेद में कहेंगे तो 52 हो जाएगा। अगर ऐसा कहा जाए कि राष्ट्रपति का वर्णन किस भाग में है, तो भाग 5 में है। किस अनुच्छेद में है, तो राष्ट्रपति का वर्णन 52 में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, लिखा है कि अनुच्छेद 52 से 78 तक के बीच में है, तो कार्यपालिका का जो वर्णन है तो अनुच्छेद 52 से लेके 78 तक का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है कि किस भाग के अंतर्गत है। और राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका होता है, वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री होता है। तो इस पर हम लोग चर्चा तो अभी कर लिए हैं। आइए देखते हैं। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है, तो राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए ठीक है। अब राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो कैसे होता है, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन का वर्णन किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 54। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 54 के अंतर्गत वो वर्णित है। ठीक है, तो उसमें कौन कौन व्यक्ति शामिल होंगे, तो लोकसभा तथा राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य। ठीक है, इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो निर्वाचित का मतलब क्या है, जिनका निर्वाचन किया गया है। इसका मतलब आपको समझ लेनी चाहिए कि जो लोग मनोनीत किए गए हैं, जैसे आप लोगों को याद होगा कि लोकसभा में राष्ट्रपति 2 व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं, एंग्लो इंडियन को, और राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं। तो वे लोग इसमें वोटिंग नहीं करेंगे, वे निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होंगे। ठीक है, इसीलिए शब्द लिखा गया है कि लोकसभा तथा राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य। उसी तरीके से फिर राज्य विधानसभा का निर्वाचित सदस्य। जो हमारे राज्य में विधानसभा होता है तो उसमें भी एक सदस्य को मनोनीत किया गया होता है, तो वे इसमें वोटिंग नहीं करेंगे। ठीक है,
और जो दुसदनीय होता है तो उसमें एक विधान परिषद होता है। तो विधान परिषद के मामले में ये जान लीजिएगा कि विधान परिषद इसमें शामिल होता ही नहीं है, ठीक है। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान परिषद का कोई योगदान नहीं है, वो शामिल होता ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ है कि दिल्ली तथा पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली तथा पुदुचेरी ऐसे दो केंद्र शासित प्रदेश हैं, मतलब जिनकी जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, ठीक है। तो वहां दोनों जगह विधानसभा है, इसलिए अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बार बार आया हुआ है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में इनमें से कौन भाग लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में बना देगा, इसको कर देगा 1, ठीक है, इसको ऑप्शन बनाएगा 2, इसको बना देगा अगर 3, एक जगह लिख देगा कि 1 2 3 तीनों सही है। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? 1 2 3 तीनों सही है। हालांकि पीसीएस लेवल के एग्जाम में ऑप्शन ऐसे ही बनाए जाते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग याद रखेंगे। तो फिर से एक बार देख लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल हो रहे हैं। तो लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, ठीक है, उसके बाद विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी में निर्वाचित शब्द जोड़ा गया है, इसको ध्यान में रखेंगे। और केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन शामिल हो जाते हैं? तो दिल्ली तथा पुदुचेरी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। राष्ट्रपति का चुनाव, क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के आधार पर होता है? तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है, ठीक है। ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं कि देखिए, एकल मत संक्रमणीय पद्धति वह पद्धति है जिसमें राष्ट्रपति के लिए जितने उम्मीदवार होते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति सभी लोगों को वोटिंग करता है, लेकिन वरीयता के क्रम में। अगर मान लेते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में 5 कैंडिडेट हैं, कितने कैंडिडेट हैं बाबू? 5, 1 2 3 4 5। तो अगर मुझे वोटिंग मान लेते हैं थोड़े देर के लिए कि हम लोकसभा के सदस्य हो गए हैं, थोड़ी देर के लिए मानिए, तो हम वोटिंग करेंगे तो 5 आदमी को हमको वोटिंग करना है, लेकिन 1 नंबर पर पसंद किसको है? तो मान लेते हैं कि यहाँ राम है, तो हम 1 नंबर पर राम को चुने। फिर हम कहेंगे 4 आदमी भी बच गए, फिर 4 आदमी में जो व्यक्ति है 2 नंबर पर हम किसको लाइक कर रहे हैं, किसको पसंद कर रहे हैं, किसको वोटिंग कर रहे हैं? तो हम कहेंगे नहीं, श्याम को कर दे रहे हैं, तो ठीक है। तो इसी तरीके से एक व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति को वोटिंग करता है, ठीक है। तो यही एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो एक क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के आधार पर होता है? तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। चलिए ठीक है, एक ही व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति बन सकता है। देखिए, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र की निश्चित की गई है, न्यूनतम उम्र निश्चित की गई है कि 35 वर्ष के बाद ही आप बन सकते हैं, है ना। लेकिन अधिकतम उम्र पर कोई समय सीमा नहीं है, इसलिए कोई भी व्यक्ति कितना भी बार राष्ट्रपति के लिए नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर ये आए कि भारत में भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति कोई व्यक्ति कितने बार बन सकता है? तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, और उसके बाद करेंगे कोई सीमा नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? कोई सीमा नहीं। हालांकि देख लीजिएगा, अमेरिका में 2 बार से अधिक कोई राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, लेकिन भारत में ऐसी बातें नहीं है। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति की योग्यता। तो राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन जो है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 58 में है, 58। राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 58 में है। तो चलिए देखते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आइए देखते हैं। तो सर्वप्रथम उसके भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु जो होनी चाहिए वो 35 वर्ष की कम से कम होनी चाहिए,
ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष। तो देखिए 35 वर्ष में कौन कौन आते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ये जो व्यक्ति होते हैं इनकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष ही होनी चाहिए, तभी ये बन पाएंगे। और उपराज्यपाल बनने के लिए भी कितना चाहिए, 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। ठीक है, तो कौन किसके लिए न्यूनतम उम्र 35 हुआ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल। चलिए ठीक है, तो पहले भारत का नागरिक होने चाहिए, न्यूनतम उम्र 35 वर्ष की होनी चाहिए, और वह लोकसभा चुनाव के लिए आवश्यक योग्यता रखता हो, यानी लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए, इनमें योग्यता वही चाहिए। ठीक है, उसके बाद वह किसी लाभ के पद पर न हो, और वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। क्योंकि जान लीजिए कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल या कोई भी मंत्री हो, इस पोस्ट को लाभ का पद नहीं माना जाता है, इस पोस्ट को लाभ का पद नहीं माना जाता है। ठीक है, तो अभी क्या क्या बताए हैं लाभ का पद में, तो राष्ट्रपति का पद हो, चाहे उपराष्ट्रपति का पद हो, राज्यपाल का पद हो, उपराज्यपाल का पद हो, चाहे कोई मंत्री हो, तो ये लाभ का पद नहीं माना जाता। चलिए ठीक है, तो हम लोग राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में हम लोग पढ़ लिए, तो इसको याद रखेंगे कि 58 के अनुसार राष्ट्रपति की योग्यता किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 58 में है। अब देखिए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा तो राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, तो देखिए राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 60 में है। किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 60 में है। तो देखिए इनको शपथ कौन दिलाता है, इनको शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ दिलाने वाला कौन होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाता है। किनको, राष्ट्रपति को। अगर मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अगर अनुपस्थित है, अगर वे नहीं है, तो कौन इनको फिर राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश, जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वही इनको शपथ दिलवाएगा। समझ गए, तो ऑप्शन में हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन होगा कि सर्वोच्च राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो सिंपल जवाब होगा कि आपका सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगर कहा जाए कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है यदि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश न हो, तो फिर आपका जवाब क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश। चलिए ठीक है, और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है जी, तो 5 वर्ष का होता है। अच्छा, इस शपथ क्या लेते हैं, तो देख लीजिए शपथ कैसे लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि थोड़े देर के लिए हम भी राष्ट्रपति, तो हमें शपथ लेना है, तो कैसे लेंगे, तो लिखेंगे कि मैं वरुण कुमार, ये मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपनी कर्तव्य का निर्वहन पूरी निष्ठापूर्ण करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से शपथ लिया जाता है। चलिए ठीक है, राष्ट्रपति में नहीं हूं। अगला पॉइंट देखते हैं। अब इनकी नियुक्ति हो गई, ये पद पर आ गए, लेकिन ये भी हो सकता है कि इनको अब हटाना पड़ जाए। तो ये कैसे हटते हैं, तो सिंपल मैटर ये है कि राष्ट्रपति त्याग पत्र दे के हट सकते हैं, अपने कर्तव्य से विमुख हो सकते हैं, चाहे वे निष्कासित हो जाए लोकसभा राज्यसभा से, लोकसभा और राज्यसभा में बिल पारित करके, ठीक है, चाहे वे अपने पद पर रहते हुए मर जाएं, यानी उनकी मृत्यु हो जाए, तो इस तरीके से उनका सीट खाली हो सकता है। लेकिन एक और तरीका है जिससे उनका सीट खाली होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो कौन सा है,
तो राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो पहला तो क्वेश्चन यही आएगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61। अब फिर बातें हो गई कि महाभियोग क्या है। तो सिंपली इसे समझिए कि यदि राष्ट्रपति को हटाना है तो महाभियोग उन पर लाया जाता है। तो राष्ट्रपति को महाभियोग लाने के पहले 14 दिन पहले उनको रिपोर्ट किया जाता है कि यहाँ पर महाभियोग लगने वाला है। तो इसको कैसे लगाया जाता है, प्रोसेस क्या है? तो वो बिल जो होगा पहले लोकसभा में जाएगा, 2/3 बहुमत से पारित हो जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा और वहां भी 2/3 बहुमत से अगर पारित हो जाता है तो समझिए कि इन पर महाभियोग लग गया। लेकिन ये महाभियोग क्यों लगता है? तो उनको कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त पाया जाता है या अपने कर्तव्य निर्वहन में कहीं चूक हुई होती है, इसलिए इन पर महाभियोग लाया जाता है। तो आप लोग समझ गए कि महाभियोग की प्रक्रिया कैसे लागू होती है। पहले बिल जाएगा लोकसभा, उसके बाद 2/3 बहुमत से पास होगा, फिर जाएगा राज्यसभा, फिर 2/3 बहुमत से पास होगा, तो समझिएगा कि महाभियोग लग गया। क्वेश्चन ये भी आएगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के पहले कितने दिन पहले उनको सूचित किया जाना जरूरी है? तो 14 दिन पहले सूचित किया जाना जरूरी है। फिर क्वेश्चन कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, इसका वर्णन कहां है? तो अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन किया गया है। अब देखिए लिखा हुआ है कि यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र आदि कारणों से रिक्त होता है तो राष्ट्रपति का चुनाव 6 माह के भीतर करा लेना चाहिए। 6 माह के भीतर करा लेना चाहिए। अगर उनका सीट खाली होता है मृत्यु से, पद त्याग से, तो 6 माह के अंदर उस सीट को भरना जरूरी है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो कितने दिनों के अंदर भरना जरूरी होता है? तो 6 माह। ठीक है। उसके बाद यहां से एक क्वेश्चन और क्रिएट होगा। देखिए ये 6 माह के भीतर ठीक है। आगे देखिए, ऊपर वर्णित कारणों से राष्ट्रपति के जगह पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो ध्यान रखें कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली है, खाली हो जाता है मृत्यु या त्याग पत्र, तो उपराष्ट्रपति जो है ना राष्ट्रपति के काम को देखने लगते हैं, करने लगते हैं। तो जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के मरने के उपरांत या पद त्याग करने के उपरांत राष्ट्रपति का काम करता है तो उसी व्यक्ति को कार्यवाहक राष्ट्रपति कहा जाता है। ठीक है। आप लोग पुस्तकों में पढ़ते होंगे कि कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक प्रधानमंत्री, तो इसी तरह से होता है। ठीक है। हाँ, अगला पॉइंट, अब इनके वेतन के बारे में बात किया जाए कि इनको वेतन राष्ट्रपति को कितना मिलता है। तो राष्ट्रपति को वेतन पर मंथ 5 लाख मिलता है। कितना? 5 लाख। पहले 1.5 लाख मिला करता था, लेकिन उसके बाद जो वृद्धि किया गया है ना, तो 1.5 लाख से एक बार 5 लाख हो गया। अब ऐसी तो वृद्धियां होती नहीं है। बाकी आप अगर सिविल सर्वेंट बनते हैं तो ऐसी वृद्धि होती नहीं है ना। चलिए कोई बात नहीं। तो राष्ट्रपति का वेतन है 5 लाख रुपया। वेतन पर कोई टैक्सेशन नहीं लगता है, यानी आयकर से वो मुक्त होता है। ठीक है। इनको निःशुल्क आवास तथा अन्य भत्ते भी मिलते रहते हैं। ठीक है। तो राष्ट्रपति की ये सुविधाएं हैं, मूल सुविधाएं हैं। सुविधाएं और भी है, लेकिन ये मूल सुविधा यही है। राष्ट्रपति की शक्तियां। अब राष्ट्रपति कितना शक्तिमान है, यहीं से आप लोग देखिए, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन एराइज होंगे। आइए प्रत्येक क्वेश्चन पर हम लोग डिटेल वाइज देखें। तो इस सेक्शन को ध्यान पूर्वक आप लोग देखिए। यहां पहला पॉइंट लिखा गया है कि राष्ट्रपति का जो अधिकार है वो किसको किसको नियुक्त करने का अधिकार है। किसको किसको नियुक्त करने का अधिकार है? तो पहला है कि वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा। फिर प्रधानमंत्री के सलाह से उसके मंत्री परिषद को नियुक्त करता है। कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो फिर राष्ट्रपति करता है। फिर सीएजी
को कौन चुनता है? तो राष्ट्रपति। सीएजी माने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, महालेखा परीक्षक। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अटॉर्नी। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति। मुख्य तथा अन्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की भी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करेगा? इसको हिंदी में महान्यायवादी बोलते हैं, महान्यायवादी। तो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति। यूपीएससी के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। यूपीएससी माने संघ लोक सेवा आयोग, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। उसके बाद वित्त आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो ये कुछ प्रमुख लोग हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। एग्जाम के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको फिर से एक बार देख लेते हैं कौन कौन है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और उनके मंत्री परिषद का, फिर राज्यपाल का, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, फिर सीएजी के अध्यक्ष को, उसके बाद यूपीएससी तथा अन्य सदस्य को नियुक्त करेगा, फिर अटॉर्नी जनरल को करेगा। ठीक है, तो इतने लोगों को ये नियुक्ति करते हैं। तो प्रश्न में आता है ऐसे कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? तो कौन करेगा जी? तो राष्ट्रपति। क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? आपका जवाब होगा राष्ट्रपति। फिर कहेगा कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। अब देखिए, लोकसभा को भंग करना। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति। ठीक है, देखिए आप लोगों को याद होगा कि लोकसभा जो है अस्थायी सदन होता है, इसलिए भंग होता है। और राज्यसभा क्या होता है? अस्थायी सदन होता है, इसलिए वो भंग नहीं होता। ठीक है, विधेयक पर हस्ताक्षर के बाद कानून बनता है। देखिए, किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे तभी कानून बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। जैसे कोई बिल जाएगा, कोई विधेयक जाएगा लोकसभा, पारित हो जाएगा, वहां राज्यसभा में गया, पारित हो गया, तब राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति जी सिग्नेचर करेंगे, तो समझिएगा कि वो कानून बन गया। ठीक है, यानी अधिनियम बन गया। अगर वहां सिग्नेचर नहीं करेंगे तो कानून विधेयक के रूप में ही रह जाएगा, कानून नहीं कहलाएगा वो। आइए देखते हैं, राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से धन विधेयक पेश होता है। अब देखिए, पहला तो क्वेश्चन होगा कि धन विधेयक किस सदन में पेश होता है? तो केवल लोकसभा में, पहले जाएगा लोकसभा में। धन विधेयक लोकसभा में पेश होता है। क्वेश्चन आएगा कि धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है किसके पूर्व अनुमति से? तो आपका जवाब होगा कि राष्ट्रपति के। ये बार बार क्वेश्चन आया है कि धन विधेयक का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 110 में वर्णन है, अनुच्छेद 110 में। तो यहाँ से दो तीन क्वेश्चन हो गए। फिर से एक बार देखते हैं इसको कि धन विधेयक किस सदन में पेश होता है? तो लोकसभा। धन विधेयक किसके पूर्व अनुमति से पेश होता है? तो राष्ट्रपति के। धन विधेयक का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 110 में किया गया है। ठीक है, अगला देखिए, संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। तो क्वेश्चन आएगा कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि जब लोकसभा और राज्यसभा में अगर कोई ऐसा बिल हो जो टसन का कारण बना हो, अब पारित हो ही नहीं रहा हो, ठीक है, या ऐसा कोई बिल हो जो लोकसभा में पारित हो गया हो और राज्यसभा में 6 महीने से अटका हुआ हो, तो उसी को पास कराने के लिए क्या किया जाएगा? संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है और वहां पर इसका निर्णय होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, और बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। फिर क्वेश्चन ये आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि संयुक्त अधिवेशन का वर्णन किस अनुच्छेद में है जी? तो अनुच्छेद 108 में। कितना में है?
108। आइए देखते हैं, लोकसभा में मनोनयन कितने व्यक्ति को राष्ट्रपति करता है? तो 2 व्यक्ति को करता है। उसके बाद कौन व्यक्ति होते हैं? तो एंग्लो इंडियन होते हैं। ठीक है, कौन व्यक्ति होते हैं? एंग्लो इंडियन। अब फिर आपके दिमाग में आएगा कि एंग्लो इंडियन क्या है, तो पूर्व वीडियो में हम बता चुके हैं कि एंग्लो इंडियन क्या है, लेकिन फिर भी बता रहे हैं। एंग्लो इंडियन वह व्यक्ति होता है जिसके पिता या प्रपिता यानी उसके दादा को यूरोपीय मूल का हो। कहाँ का हो? यूरोपीय मूल का हो, तो उसी को हम लोग एंग्लो इंडियन कहते हैं। हाँ, तो एंग्लो इंडियन 2 व्यक्तियों के मतलब क्या है कि लोकसभा में मनोनयन कौन करता है? तो राष्ट्रपति कर देता है। राज्यसभा में मनोनयन कितने व्यक्तियों का होता है? तो 12 व्यक्तियों का होता है। तो वो एक कौन व्यक्ति होते हैं? तो वही विज्ञान, कला, समाज सेवा या कोई हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन, यही लोग 12 व्यक्ति होते हैं। इन्हीं की ये मनोनयन कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। अब किस अनुच्छेद के तहत करते हैं जी मनोनयन राज्यसभा में? तो राज्यसभा में करते हैं तो 80 के सबसेक्शन 3 के अनुसार होता है। ठीक है, और लोकसभा में मनोनयन जो करते हैं 2 व्यक्तियों का, तो किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 331। क्वेश्चन को समझे कि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 व्यक्तियों का मनोनयन करते हैं, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 331। फिर क्वेश्चन ऐसे आएगा कि राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 80 के सबसेक्शन 3 में है। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर। अब क्वेश्चन ऐसे हम कहेंगे कि तीनों सेनाओं का कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, अगर कभी भी युद्ध हो तो उसको अगर अनुमति देना होगा, मेन अनुमति, तो राष्ट्रपति ही देगा। ठीक है, तो उनको सुप्रीम कमांडर भी कहा जाता है। क्षमादान की शक्ति, अगर कोई कैसा भी गुनाह किया और उसकी फांसी की सजा हो गई तो राष्ट्रपति चाहे तो बचा सकता है या सजा को कम कर सकता है, परिहार कर सकता है। ठीक है, तो इनको ये शक्तियां प्राप्त है। तो इसका वर्णन कहाँ है? तो अनुच्छेद 72 में है। किस अनुच्छेद में है? 72 में है। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि एक बार अगर दया याचिका आप लगाए हैं, अगर किसी को फांसी की सजा हो गई हो और एक बार दया याचिका राष्ट्रपति के पास लगाए हैं और वो खारिज कर दिए हैं राष्ट्रपति, तो फिर दोबारा नहीं लगा सकते हैं, है ना। चलिए ठीक है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। तो देखिए आपातकाल 3 तरीके का होता है। अब कौन लगाता है? तो राष्ट्रपति लगाता है। तो तीनों कौन कौन आपातकाल होता है जी? तो ध्यान रखें कि राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। ठीक है, तो ध्यान रखें कि अगर ये लगे कि किसी देश से युद्ध होने वाला या सशस्त्र विद्रोह हो गया हो, तो पूरे देश में जो लगाया जाता है वो कौन सा अनुच्छेद लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 352 यानी राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। ठीक है, अगर किसी देश की किसी राज्य की सरकारें गिर जाती है, अराजकता हो जाती है, सरकार नहीं बन पाता है, तो वहां पर क्या किया जाता है? अनुच्छेद 356 लगाया जाता है, यानी राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो राष्ट्रपति के सहयोग से मतलब राज्यपाल शासन कर रहे होते हैं किसी भी राज्य में जहां लगता है। उसके बाद वित्तीय आपात कब लगता है? तो अनुच्छेद 360 के तहत इसको लगाया जाता है। जब किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था चरमरा जाती है तब वित्तीय आपात लगाया जाता है, यानी अनुच्छेद 360 का प्रयोग किया जाता है। ये भी जान लीजिए कि भारत में अभी तक वित्तीय आपात नहीं लगा है, एक भी बार नहीं लगा है। ठीक है, आइए देखते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं। अच्छा देखिए, कोई भी निर्णय उनको लेना होगा अगर राष्ट्रपति को, अगर उनको लगता है कि हमें सलाह लेनी चाहिए तो क्या सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं। तो इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है?
तो 143 में किया गया है। इसका वर्णन कहाँ है? तो अनुच्छेद 143 143, ठीक है। तो कुल मिलाकर इनकी इतनी शक्तियां हैं, शक्तियां और भी हैं, लेकिन जो भी यहाँ वर्णन किए हैं वे एग्जाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर जो भी कंटेंट आपको दिया गया है, जो इम्पोर्टेंट है वही दिया गया है। फिजूल वाली बातें यहाँ नहीं लिखी गई है, उसको हम हटा ही दिए हैं, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को एक बार तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन अधिक से अधिक याद करने के लिए 2 बार जरूर कम से कम देखिए, ठीक है। क्योंकि बार बार देखने से, बार बार सुनने से बातें याद हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर राष्ट्रपति के बारे में आज हम लोग इतनी चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो में, और अगले एपिसोड में हम अनुच्छेदों के बारे में बात करेंगे। एक शेड्यूल से लिखेंगे कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत आएंगे, ठीक है। उनका निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत होगा, तो एक बार फिर उसको हम लिखेंगे, ताकि और सब अनुच्छेद जो छूट गया है वे उसमें शामिल हो जाएं। और प्रथम राष्ट्रपति कौन रहा, फिर राष्ट्रपति का कार्यकाल पहला कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन, तो वो उसमें जो इम्पोर्टेंट होगा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा राष्ट्रपति पार्ट 1, समझ गए ना। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, ठीक है। लेकिन अगर मुझे उम्मीद है तो कितना आपको अच्छा लग रहा है, अगर ये आपको दिखाना हो तो बिल्कुल ही कमेंट बॉक्स में आप दिखाइए, ठीक है, और लिखिए कि आपको अच्छा लग रहा है। चलिए इसी के साथ हम लोग फिर नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।